हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम जनरल साइंस का गति से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे और इस पर हम 4 वीडियो अभी तक बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखें। तो आज हमारा जो ये गति पर टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक बचा है और आज हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो पूरा कर लेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल बचेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण, यानी गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और हम उनका व्युत्पन्न पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये 9th क्लास और 11th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों के सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो देखिए हम पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण क्या क्या हैं और हम इनका व्युत्पन्न पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से, पहली बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने साधारण बातें लिख रखी है, वो देख लेते हैं अपन। पहली बात तो कि ये जो गति के समीकरण होंगे तो इनकी कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन तो ये कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में, यानी वस्तु की गति कैसी होनी चाहिए, सरल रेखीय, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वस्तु का जो त्वरण है वो क्या रहना चाहिए, पूरी गति के दौरान एक समान त्वरण रहना चाहिए। यानी ये जो तीनों गति के समीकरण हैं वो तब लागू होंगे जब वस्तु की सरल रेखीय गति होगी और उसका पूरी गति के दौरान त्वरण क्या रहेगा, एक समान रहेगा, ठीक है। तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा, यानी उस मान लो कोई पार्टिकल है या कोई कण जो है वो अगर गतिशील है तो उसके वेग, उसके त्वरण और तय की गई दूरी में हम क्या कर सकते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, गति के समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो तीनों गति के समीकरण हैं, ठीक है, वो सरल रेखीय गति के लिए लागू होंगे और वो भी कब, जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होगी। तो देखिए गति के तीनों समीकरण जो वो कौन कौन से हैं, यहां देखिए अपन प्रथम समीकरण क्या कहता है भाई, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या है, u प्लस ए टी, ठीक है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि भाई v क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें u की, तो u है कण का आरंभिक वेग। u क्या है, कण का आरंभिक वेग, ठीक है, और कब, t बराबर 0 समय पर। v क्या है, t समय पश्चात कण का अंतिम वेग, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप t क्या है, t आप जानते हैं यहाँ पर समय, और a क्या है, a है आपके त्वरण। तो ये जो प्रथम समीकरण है वो क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी। ये आपको आरंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और समय के बीच में संबंध को बताएगी, ठीक है। इसका अभी हम व्युत्पन्न भी देखेंगे। फिलहाल हम तीनों समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फिर आगे देखिए द्वितीय समीकरण क्या होती है। द्वितीय समीकरण की बात करें तो द्वितीय समीकरण होती है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आप u जानते हो क्या होता है, a त्वरण है, t समय है, u आरंभिक वेग है, ठीक है। बस ये s जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, तय की गई दूरी, ठीक है। तो हमने ये लिखा है भाई यहाँ पर देखो, आरंभिक वेग, समय, त्वरण और दूरी के बीच में ये तीनों समीकरण ने जो वो आपस में क्या बताएंगे, संबंध को बताएंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा समीकरण क्या कहता है, तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण आप क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आरंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण जो है हम बारी बारी से इनका व्युत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से हम ग्राफीय विधि से इनको व्युत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन बनता है और इन पर ढेर सारे जो वो न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये 4 क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो 3 दे देगा, 1 पूछ लेगा। जैसे आपको v पूछ लेगा, u दे देगा, a दे देगा और t पूछ लेगा। तो आंखिक प्रश्न के तौर पर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे व्युत्पन्न, ठीक है। और व्युत्पन्न के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम, क्योंकि हमें ग्राफीय विधि यूज़ करना है तो हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये हो जाएगा आपके y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस।
तो ये y, ये x एक्सिस, ये आप 0 मान ले, ठीक है। अब देखो कि हमें ग्राफ जो वो किसके बीच में बनाना पड़ेगा, वो बनेगा आपके वेग और समय के बीच में। तो यहाँ लिख देते हैं अपन वेग और यहाँ क्या आ जाएगा समय, ठीक है। अब देखिए आपको क्योंकि पहला समीकरण व्युत्पन्न करना है तो हमें पता है कि इस कण का प्रारंभ में आरंभिक वेग कितना है, u है। मान लो आरंभिक वेग वो यहाँ a बिंदु तक है, तो ये वाला जो a से लेकर o तक का जो डिस्टेंस है ये किसको व्यक्त करेगा, u को व्यक्त करेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि t समय बाद कण का वेग जो वो v हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये त्वरण क्या है भाई, एक समान है। तो एक समान त्वरित गति के लिए हम पहले ग्राफ पढ़ चुके हैं और आपने देखा था कि ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो आपको देखो ये ग्राफ यहाँ से O से नहीं बनाना है, जीरो बिंदु मूल बिंदु से नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि आरंभिक पॉइंट पर आरंभिक समय t बराबर 0 पर आरंभिक वेग कितना है, u है। उसके बाद में t समय बाद वेग कितना हो जाता है भाई, इस ये मान लो पॉइंट कौन सा है, ये आपके हो जाएगा b, ठीक है। और यहाँ जो वेग है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा v, ठीक है। अब देखो ये जो समय लिया, यहाँ 20 पॉइंट से आप यहाँ पर x एक्सिस पर क्या डाल दें, एक लंब डाल दें भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा d पॉइंट और इस लाइन को x के समांतर मिला दीजिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा c, ठीक है। तो अब देखो आपकी ये BD जो है, BD ये किसको व्यक्त करेगी, ये अंतिम वेग v को व्यक्त करेगी, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो पॉइंट है AO, ये तो करता है आरंभिक वेग को व्यक्त और ये कर रहा है v को। अगर मैं आपसे पूछूं ये किसको व्यक्त करेगा, तो भाई टोटल v है और ये u है, तो ये कितना हो जाएगा, ये BC जो है, B से लेकर C तक ये हो जाएगा आपके v माइनस u, ठीक है। और वेग u से v तक होने में समय कितना लगा भाई, तो ये समय जो है यहाँ तक कितना लगेगा, t समय लगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ जो वो इस तरह से बनेगा। यानी फिर से समझ लीजिए, आरंभिक पॉइंट यानी 0 पर वस्तु का आरंभिक वेग u है, t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, ये u है, ये टोटल v है, तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। और इस एंगल को मान लिया आप कितना है एंगल, ये थीटा, ठीक है। और वस्तु का त्वरण कितना है इस गति के दौरान, एक समान त्वरण a है। अब देखो अपन प्रथम समीकरण व्युत्पन्न करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं अपन प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण का व्युत्पन्न, इसके लिए आप क्या करो, ये त्रिभुज ले आप, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, और क्या लेना आपको, tan थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके tan थीटा। tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब देखो कितना है, लंब हो जाएगा BC, ये BC लिख दिया मैंने, और आधार हो जाएगा AC, और AC की वैल्यू वही होगी जो OD की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू कितनी है, T हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं अपन AC। अब देखो BC की जगह तो आप लिख दो v माइनस u और AC की जगह क्या आ जाएगा T। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इस ग्राफ की स्लोप या ढाल या tan थीटा जो है, क्योंकि लंब बटे आधार, लंब क्या भाई, वेग, और आधार क्या है, समय। तो वेग बटा समय ये कौन सी भौतिक राशि को व्यक्त करता है, वेग में परिवर्तन की दर, वो व्यक्त करेगा किसको, त्वरण को। तो इसका मतलब इस ग्राफ का जो tan थीटा है वो किसको व्यक्त करेगा, त्वरण को। तो a आ जाएगा, a बराबर क्या लिख दूँ, v माइनस u बटे t। अब देखो इसका पक्षांतरण कर लो तो ये बचेगा v माइनस u, t भाग में था उधर जाएगा, गुणा में आ जाएगा at, और यहाँ से v बराबर हम लिख सकते हैं u प्लस at। यही आपके क्या है, गति की प्रथम समीकरण। तो ग्राफ की विधि से प्रथम समीकरण को व्युत्पन्न करने का तरीका क्या है, आप इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ में जो त्रिभुज ABC दिख रहा है उसमें आप tan थीटा ले लें, और tan थीटा जो वो इस ग्राफ की स्लोप है, ठीक है, ढाल है, और ये क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय, और वेग में परिवर्तन की दर जो आप जानते हो क्या होती है, त्वरण होती है। त्वरण यहाँ पर कितना है, a है। तो इस प्रकार से हम प्रथम समीकरण को व्युत्पन्न आसानी से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन दूसरे समीकरण की ओर।
हाँ जी, तो दूसरे समीकरण के लिए हम क्या करेंगे भाई, दूसरी समीकरण जो आपको पता है कि वो दिखाती है तय की गई दूरी के लिए। तो यहाँ पर दूरी कैसे होगी भाई, दूरी का मतलब है यहाँ विस्थापन का परिमाण से, ठीक है। और विस्थापन कैसे आएगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में, वेग और समय के बीच में। और आपको पता है कि वेग को अगर समय के साथ गुणा कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, विस्थापन मिल जाएगा। तो विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुणा समय, क्योंकि आपने पढ़ा है वेग बराबर क्या होता है भाई, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणा समय। और ये वेग गुणा समय, ये विस्थापन हमें कब मिलेगा, जब आप वेग और गुणा को समय करोगे। इसका मतलब अगर आप इस ग्राफ में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल अगर आप निकाल लो, तो ये क्षेत्रफल जो है वो किसको व्यक्त करेगा, तय की गई दूरी को या इस विस्थापन के परिमाण को। तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्राफ का क्षेत्रफल। इसका मतलब अगर आप ग्राफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे तो आपको तय किया गया विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ग्राफ के क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस ये क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत OACD का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो अब ये वैल्यू पुट कर दो भाई, 1/2 वैसा का वैसा, आधार क्या है AC यानी T, ऊंचाई कितनी है भाई इसकी, ऊंचाई ये रही BC और ये क्या है V माइनस U, तो ये हो जाएगा V माइनस U, ठीक है। और ये साथ में बराबर किसके चल रहा है भाई, ये चल रहा है ग्राफ का क्षेत्रफल यानी विस्थापन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ विस्थापन S लिख देते हैं भाई, ठीक है। अब देखो लंबाई कितनी है, ये T और ये कितना है, लंबाई T है, ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी U, तो ये हो जाएगा U गुणा T। अब आपको पता है कि हमें लेकर के आना था S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो इस समीकरण में देखें आप कि हमने पढ़ा था गति का प्रथम समीकरण क्या है, इसे आप दे दें इक्वेशन 1 और यहाँ लिखें प्रथम समीकरण, वो क्या होता है भाई, V बराबर U प्लस AT। इसका मतलब अगर मैं U को उधर लेकर जाऊं तो V माइनस U बराबर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, AT। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो आप क्या करो, इस समीकरण जो प्रथम समीकरण है उसमें V माइनस U की जगह हम क्या रख सकते हैं, AT रख सकते हैं। तो 1 व 2 से, तो आपके पास देखो S बराबर क्या आ जाएगा, ये UT वैसा का वैसा प्लस 1/2, ठीक है। और V माइनस U की जगह हम क्या रख सकते हैं, AT, और ये T पहले से है यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख दूँ, T स्क्वायर लिख दूँ भाई। और ये आपकी क्या है, गति की दूसरी समीकरण, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। फिर से देख लीजिए, अगर आपसे गति का द्वितीय समीकरण निकालने को पूछा जाए तो जो गति का दूसरा समीकरण है, ठीक है, यानी विस्थापन या तय की गई दूरी, वो आएगी इस ग्राफ के क्षेत्रफल से। क्यों आएगी, क्योंकि ये वेग और समय का गुणनफल होगा, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल है उसमें दो चीज़ें आपको, दो आकृतियाँ दिखाई दे रही है, एक तो ये त्रिभुज और दूसरा ये आयत। और इसमें आप प्रथम समीकरण का उपयोग करोगे तो आसानी से आपके द्वितीय समीकरण आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले तृतीय समीकरण के व्युत्पन्न की तरफ। हाँ जी, अब देखिए तृतीय समीकरण के व्युत्पन्न के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही तरीका आजमाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिख दें, ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल किसको व्यक्त करेगा, S को। और इस बार, पिछली बार तो देखो मैंने त्रिभुज और ये आयत लिया था, इस बार मैं इस पूरी आकृति को ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये समलंब चतुर्भुज है भाई, ठीक है। तो ये क्या है, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो पहले तो अपन ने दो आकृतियों के रूप में पढ़ा था, अब हम इसको पूरा पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये OABD, OABD, ठीक है। तो S बराबर हम क्या लिख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा समांतर भुजाओं का योग,
ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ देखो S बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 वैसा का वैसा, आधार क्या भाई, आधार है आपके समय t, तो ये हो जाएगा t। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन सी है, एक तो ये AO और एक ये BD। AO का मान कितना है U और इस पूरे BD का मान कितना है, ये टोटल है V। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 T गुणा U प्लस V। ठीक है, इसे दे दो आप समीकरण नंबर 1। अब वापस आ जाओ गति के प्रथम समीकरण में। तो गति के प्रथम समीकरण से वो क्या कहता है भाई, वो होता है V बराबर U प्लस AT। अगर मैं यहाँ से T की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास T बराबर V माइनस U अपॉन A। अब देखो आपको करना क्या है, इस समीकरण 1 में 2 से T की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 से, ये मिटा देता हूँ भाई। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 1 व 2 से। ठीक है, तो देखो S बराबर क्या आ जाएगा, S बराबर जहाँ आपको दिख रहा है 1/2, T की जगह क्या रखेंगे V माइनस U, तो V माइनस U बटे A और गुणा में क्या जाएगा V प्लस U। अब देखो ये क्या बना भाई, A प्लस बी गुणा A माइनस बी, A प्लस बी गुणा A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह तो क्या लिख देंगे हम, तो ये S, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2A और इससे हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस बी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 2A भाग में है, उधर जाएगा गुणा में बन जाएगा, तो आपके पास क्या बना, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, V स्क्वायर, ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। और ये आपकी क्या होती है गति के तीसरी समीकरण। तो देखो पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण क्या होती है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इनका व्युत्पन्न किस प्रकार से करेंगे, और आपको ध्यान रखना कि ये हमें करना किससे है, ग्राफीय विधि से। और ग्राफ में पहली समीकरण जो है वो तो आएगी आपके इस त्रिभुज से, दूसरी और तीसरी समीकरण दोनों जो है वो इनकी जो आकृतियाँ दिख रही है इनके क्षेत्रफल से प्राप्त होगी। और दोनों ही समीकरणों को ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम समीकरण का उपयोग करना है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी में एक छोटा सा टॉपिक बचा है एक समान वर्तीय गति, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। हाँ जी, अब देखिए वर्तीय गति क्या होती है, एक समान वर्तीय गति क्या होती है। तो मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास वर्ताकार पथ है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है वो r है, ये डिस्टेंस o हो जाएगी। तो अगर कोई भी कण, कोई भी पिंड कोई वर्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, वर्तीय गति कह देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नाम आ रहा है कि एक समान वर्तीय गति। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई कि अगर मान लो कि कोई कार जो वो इस वर्ताकार पथ पर गतिशील है और उस कार का वेग पूरे गति के दौरान एक समान रहता है। जैसे मान लो कि वो कार जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर गतिशील है, तो उसके वेग में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के सापेक्ष, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ इस कार की गति जो है वो कैसी है, एक समान वर्तीय गति है। तो अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो हम क्या लिख सकते हैं भाई कि यदि कोई पिंड किसी वर्ताकार पथ पर नियत परिमाण के वेग से गतिशील हो तो ऐसी गति एक समान वर्तीय गति कहलाती है। अब देखो आपको एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लो कि कोई वस्तु इस वर्ताकार पथ पर एक समान वेग से गतिशील है, तो क्या यहाँ पर वस्तु की गति त्वरित होगी, यानी क्या वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको कि एक कार इस वर्ताकार पथ पे घूम रही है, उसका वेग जो वो क्या है, निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब अगर वस्तु वर्ताकार पथ पे गतिशील है तो क्या
उस वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होगा या नहीं होगा। ठीक है, सोच के जवाब दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु एक समान नियत परिमाण के वेग से इस वर्ताकार पथ पे गतिशील होती है तो वहां पर त्वरण उत्पन्न होगा भाई। त्वरण क्या होगा? उत्पन्न होगा। अब बहुत से विद्यार्थी जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कि वो सोचते हैं कि भाई कार जो वो इस पथ पर गतिशील है और उसका वेग तो क्या है? फिक्स है, यानी हर बार क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, यानी उसके वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब त्वरण तो शून्य होना चाहिए। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर, क्योंकि जब त्वरण, आप जानते हो त्वरण कब उत्पन्न होता है भाई? जब वेग में क्या हो? परिवर्तन। त्वरण कब उत्पन्न होगा? जब वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वेग तो भाई सदिश राशि है और सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण प्लस दिशा दोनों होते हैं। तो होगा क्या कि जब इस वर्ताकार पथ पर कोई पिंड घूमता है तो उसका, अगर मान लो कि परिमाण तो आपने नियत कर दिया, लेकिन प्रत्येक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होती जाती है भाई? वो बदलती जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ताकार पथ पर एक नियत परिमाण के वेग से कोई पिंड गतिशील है तो वहाँ पर त्वरण अवश्य उत्पन्न होगा, और वो त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण होगा? गति की दिशा में परिवर्तन के कारण। तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि ये जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वो किस कारण हो रहा है? गति की दिशा में परिवर्तन के कारण। ठीक है, ज़्यादातर विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि भाई परिमाण चेंज होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि त्वरण उत्पन्न होने के लिए क्या होना चाहिए? वेग में परिवर्तन होना चाहिए। वेग एक सदिश राशि है, इसलिए उसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। तो वेग में परिवर्तन, अगर परिमाण में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन हो सकता है, अगर दिशा परिवर्तित हो रहा है तब भी वेग में परिवर्तन होगा और त्वरण उत्पन्न होगा। अगर ये दोनों बदल रहे हैं, परिमाण और दिशा, तब भी त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगर कोई पिंड एक समान वर्तीय गति से इस वर्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और वो त्वरण जो वो गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक समान वर्तीय गति त्वरित गति होती है। एक समान वर्तीय गति क्या होती है? त्वरित गति होती है। त्वरित गति का मतलब यहाँ पर त्वरण अवश्य उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप इसका उदाहरण लिखना चाहें तो उदाहरण लिख सकते हैं भाई। चंद्रमा व पृथ्वी की गति। ठीक है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? इस वर्तीय। आई होप आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। अब एक अंतिम अपना टॉपिक बचा है, इस गति से संबंधित जितने भी आंखिक प्रश्न है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।